शहर शहर खुलेआम दरिंदे घूम रहे हैं। अगर ऐसा कहें तो इसमें कोई गलती नहीं है। मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते में मासूमों के साथ दरिंदगी की कई वारदात सामने आई। ये दरिंदे मासूम नहीं हैं, ये दरिंदे युवा हैं, ये दरिंदे बुजुर्ग हैं, ये दरिंदे नाबालिग हैं। इन दरिंदों की सोच में गंदगी है, दिमाग में भरी गंदगी से बेटियों को शिकार बना रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका जानकार ही कब दरिंदा बन जाए कुछ नहीं कह सकते। मासूमों से दरिंदगी की ऐसी ऐसी वारदात सामने आ रही हैं कि सुनकर आपका भी दिल कांप जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे बेटियों की जिंदगी में हैवानों ने मुश्किलें ही मुश्किलें पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। भरी गंदगी, मासूमों से दरिंदगी। ये लड़का मानसिक रूप से विकृत नहीं है क्योंकि ये दुकान करता है और शराब की ही दुकान करता है। नाबालिग नहीं है, ये बालिग है, वयस्क है और इस दोषी को फांसी होना चाहिए। हैवानों को नहीं डर, कानून है किधर। 6 वर्षीय बालिका के साथ एक 56 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अश्लील हरकत, बैड टच। हैवानियत, दरिंदगी, मुश्किल में जिंदगी। लगातार विपक्ष के नाते हम आवाज उठाते हैं, आम जनता भी परेशान है, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ इस प्रकार के जघन्य अपराध को कारित करता है तो उसके लिए सजा के विशेष प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की चीजों को करने वाले व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। बालिग, नाबालिग, बुजुर्ग, युवा, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई बेटियों को हवस का शिकार बना रहा है। शिवपुरी में एक लड़के ने मासूम को शिकार बनाया। राजधानी भोपाल में 60 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। शहर शहर हैवान घूम रहे हैं और पुलिस और कानून किधर हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। फांसी दो, फांसी दो। स्कूल, घर, आंगन या फिर शहर, कौन सी जगह ऐसी है जहां हैवानियत नहीं हो रही है? जगह कोई भी हो, बेटियां महफूज नहीं हैं। आज मुद्दा सियासी नहीं, समाज का है, उस समाज का जिसमें हम सब रहते हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। हो हल्ला करना आज हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता और विपक्ष को मिलकर इस पर सोचना होगा। आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी। चर्चा में खास मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन पहले आज सवालों पर डाल लेते हैं नजर। पहला सवाल है, दिमाग की गंदगी का आखिर इलाज क्या है? वाकई इसका इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय कानून कड़े कर देने के। दूसरा सवाल, क्या दरिंदों को कानून का डर नहीं है? और अगर वाकई होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तीसरा सवाल है, प्रदेश में बेटियां महफूज आखिर कैसे होंगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये जरूर हमारी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। और अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। विभा पटेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ ही अजय धवले जी, प्रवक्ता विजय, आप दोनों का स्वागत है। कंचन तिवारी जी, समाजसेवी हमारे साथ हैं। प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। बहुत सारे मामले हाल फिलहाल एक हफ्ते के अंदर सामने आए हैं जहां 5 साल की, 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। और दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं, हो सकता है कि पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो सकता है आपका जानने वाला हो सकता है कि कोई जानने वाला ना हो। और जो वारदात या कहें ऐसी दरिंदगी करने वाले, इनकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैटेगरी भी नहीं है। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर समाज में हम जा किस ओर रहे हैं। और इसीलिए अब प्रियंका राणा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सियासत से हम हटकर आज ये हमारी चर्चा है, महत्वपूर्ण ये है कि वाकई हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वाकई उस सोच में कुछ बदलाव की जरूरत है, या फिर हमारा समाज इस दिशा में चल पड़ा है? ऐसी गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी ऐसे हाथ में आ गई है कि अब शायद, या फिर दिमाग में वो गंदगी भर गई है जिसका खामियाजा आज मासूम बच्चियां उठा रही हैं। बड़ी समस्या है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, 5 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की महिला तक, कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति। महिलाओं के नाम पर आप वोट बैंक हथियाने के लिए बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन मैं तो सारी सरकारों से पूछूंगी कि कौन से स्टेट के अंदर महिला सुरक्षित है और हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। अभी आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश के शिवनगर का, जहां पर जी,
जहां पर आप सोचिए कि एक नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में बलात्कार किया। ऐसे जो बलात्कारी हैं, सोचिए आपकी ये किस तरह से बच जाते हैं जुवेनाइल एक्ट के तहत, और किस तरह से इनको, आपने याद होगा निर्भया का केस, उसमें भी ये चीज हुई थी, और तब से लेकर के आज तक हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसे लोग जो बलात्कारी हैं बच जाते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है वो सिर्फ मौत देखता रहता है और ऐसे बलात्कारी छुट करके निकल जाते हैं। लगातार हर एक केस के अंदर हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, लेकिन कोर्ट में जाइए आप, जजेस की कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केसेस भी सालों साल चल रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग रहते हैं। कई तो ऐसे केसेस हैं जो दम तोड़ देते हैं, जिनके डिसीजन नहीं आते हैं, पहले ही लोग विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इतना हिम्मत नहीं होती है, समाज जो है वो साथ नहीं देता है। हमेशा लड़कियों को दोषी पाया जाता है। मैं पूछती हूं हमेशा, जब आप लड़कियों के कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं, या कभी आपने अपने लड़कों को देखा है, कभी आपने उनको समझाया है कि लड़कियां चाहे छोटे कपड़े पहने या कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन आपको उसकी इज्जत करनी है। कभी आपने लड़कों को, कभी देर से जा रहे हैं घर, बाहर पार्टी के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, कभी कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हमेशा लड़कियों को के ऊपर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, लड़की से व्यवहार कैसे करना है, एक फीमेल से कैसे व्यवहार करना है, ये जरूर हमें घर से सिखाना होगा। कंचन तिवारी जी, इसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं। केवल सरकारें क्या इसके लिए कदम उठा सकती हैं? क्या ये घर से शुरू नहीं होना चाहिए? जो प्रियंका राणा जी कह रही हैं कि भाई आपको बताना होगा, अपने बच्चों से पूछना होगा, अपने परिवार से ये चीज शुरू करनी होगी, ताकि वाकई उस मानसिकता के साथ आगे बढ़ सके, माइंड प्रिपेयर हो सके। कंचन तिवारी जी, आपने एकदम सही कहा। सबसे पहली शुरुआत घर से ही होती है। सारी परवरिश, सारे संस्कार जो मिलते हैं वो एक बच्चे को घर से ही मिलते हैं, क्या स्कूल से मिलते हैं, घर से मिलते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत माँ बाप को करनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें समाज में किस तरह से रहना है। लड़कियों की, अपने माँ की, अपने बहन की जैसे इज्जत करते हैं, वैसे बाहर जो सोसाइटी में लड़कियां हैं, वो भले आपकी दोस्त हो, आपकी क्लासमेट हो, बैचमेट हो, या आप नहीं जानते हो, पर उनकी कैसे इज्जत करना है, उनके इमोशंस को कैसे ध्यान में रखना है। फिर आती है स्कूल की बात। स्कूल में इसके प्रॉपर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसकी प्रॉपर एक ऐसा विषय बनाना चाहिए जिसमें सारी चीजें कैप्चर हो, कवर हो, और हर एक बच्चे को ये सिखाया जाए। प्लस आजकल अगर आप ये देखिए, अभी भी जो छोटे गांव हैं, वहां पे लड़के लड़कियों को आप खुल के बात नहीं कर सकते। इस चीज को इतना ज्यादा हाइप कर देते हैं। अगर कोई लड़की लड़के से बात कर रही हो तो इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए। एक जेंडर को ऐसे जेंडर डिफाइन नहीं करना चाहिए, नहीं ये लड़का ये लड़की, नहीं, सारी चीजों को प्रॉपर नॉर्मलाइज करना चाहिए। तभी हमारा देश इस चीज से छुटकारा पा पाएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी ये 17 साल के लड़के को अगर कहा जा रहा है कि ये नाबालिग है, 3 महीने की सजा, लेकिन नहीं, ऐसे केसेस के लिए इतने सख्त कानून बनाने चाहिए कि ऐसा करने के पहले ना उनके दिल दहल जाने चाहिए, फैमिली की भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रियंका राणा जी भी कह रही थी जुवेनाइल एक्ट भी एक, जो नाबालिग हैं वो वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन जुवेनाइल एक्ट के जरिए बच भी जाते हैं। अजय धवले जी, प्रियंका राणा जी सवाल भी उठा रही थी कि भाई सरकारें कर क्या रही हैं। इसी पर मेरा आगे सवाल यह है कि भाई कड़ा कानून बना दिया आपने, फांसी का कानून बना दिया, और जो आरोपी है उसे दोषी भी सिद्ध कर दिया गया, फांसी की सजा भी सुना दी गई, लेकिन क्या उसे फांसी हुई? ये अभी भी सवाल है और बना रहेगा। प्रशांत जी, जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रकरण हैं जहां जो हमारी 12 साल की से कम उम्र की बच्चियां थी, जिनके साथ में जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, उन प्रकरणों में फांसी की सजा सुनाई गई, और जो हमारे लोअर कोर्ट थे उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन हम सभी जानते हैं, देश की न्याय व्यवस्था में एक पिरामिड बना हुआ है कि लोअर कोर्ट यदि कोई सजा सुनाता है तो फिर आप अपीलेट कोर्ट जा सकते हो, फिर हाईकोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक के प्रकरण चलता है। ये हमारी जो एक क्लिष्ट न्याय व्यवस्था है, ये उसका अपना अंग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि सरकारों का इंटेंट यदि आपको समझना है, देश में पहला मध्य प्रदेश राज्य है जिसने इन जघन्य अपराधों के लिए, बच्चों से जो जघन्य अपराध होते हैं उनके लिए फांसी की सजा का प्रोविजन किया, और उन प्रोविजन को हमने देखा है कि ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो बच्चों के साथ जघन्य अपराधों के, जिनमें चार्जशीट भी एक निर्धारित टाइम फ्रेम में चार्जशीट प्रोड्यूस की गई, अपराधियों को अरेस्ट निर्धारित टाइम फ्रेम में किया गया और प्रोड्यूस भी कोर्ट के सामने किया गया, इंश्योर भी किया गया कि सजा मिले। चार्जशीट में फुल प्रूफ चार्जशीट रहेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखिए कि जो प्रियंका राणा जी ने भी कहा है और कंचन जी ने भी कहा है,
ये मूल प्रश्न है, ये संवेदनशील भी विषय हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपना नैतिक दायित्व तो निभा ही रही है, ठीक है, लेकिन समाज की जो निहित भूमिका है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अजय धवले जी, इस बात वही है। विभा पटेल जी, बहुत सारे प्रावधान, मैं आ रहा हूं आपके पास। विभा पटेल जी, बहुत सारे प्रावधान हो गए, सरकारों ने कड़े कानून कर दिए, लेकिन सवाल वही है कि भाई ये रुकेगा कब? जो लंबा आंकड़ा, केवल एक हफ्ते का आंकड़ा देख के घबराहट होती है कि अगर मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो फिर लड़कियां, महिलाएं जो काम करने जा रही हैं, वर्किंग वुमेन हैं, कैसे, कहां सुरक्षित होंगी वो? विभा जी। प्रशांत जी, पहली बात तो आप, मैं आ रहा हूं विभा जी के पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जी विभा जी। देखिए प्रशांत जी, हमने देखा है कि प्रावधान बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में बच्चियों के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। देखिए, जो चीजें आज हो रही हैं, कहीं ना कहीं कानून प्रशासन का भय नहीं है, और जिस तरह से सोशल मीडिया का एक प्रभाव सभी जगह पर होता है, उसमें बच्चे क्या देख रहे हैं, कई बार ये ऐसा होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, नशाखोरी जैसी आदतें हैं, उन पर जो उसके कारण जो घटनाएं सामने आती हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। और राजनीतिक संरक्षण, यदि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण होता है तो अपराधियों को कानून और प्रशासन का भय नहीं होता। देखिए, बहुत साल पहले हमने देखा था, गौरवी जैसी संस्था बनी, एक सिंगल बेंच स्थापित करने की बात की गई, थाने में, हर थाने में ये व्यवस्था की गई कि महिला बेंच स्थापित की जाएगी। लेकिन आज आप देखिए कि महिला बेंच होती है, लेकिन वहां पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चियां वहां जाने में घबराती हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम महिलाओं को, बच्चियों को किस तरह से सुरक्षित वातावरण देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो बात कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, यदि सरकार गंभीर हो तो गंभीरता से इस पर निर्णय होना चाहिए। भले ही फांसी का प्रावधान किया गया है, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगी, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई और कितने लोग फांसी पर लटकाए गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि गृह मंत्री, मैं उदाहरण देना चाहती हूं, जब गृह मंत्री भाजपा के थे उमाशंकर गुप्ता, उनके बंगले के कुछ कदम दूर पर बच्ची के टुकड़े करके डाल दिया गया था और उस अपराधी को आज तक फांसी पर नहीं लटकाया गया है। देखिए, ये जो देरदार है क्यों होती है, किस कारण हुई, जनता ये नहीं जानती, बच्चियां ये नहीं समझती। ठीक है, नतीजा क्या है, हम आज उस पर बात करना चाहते हैं। नतीजा यही है कि आज भी अपराधी खुलेआम, मैं उदाहरण देना चाहती हूँ राजगढ़ का, नरसिंहगढ़ में जो आदमी छूटा और उसने फिर से वारदात अंजाम दी। ये ठीक कह रहे हैं आप। अभी आपने जिक्र किया था सोशल मीडिया पर, क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का हाल ही का मामला था, नाबालिग लड़का था, मोबाइल पर पॉर्न देख रहा था और उसके बाद उसने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी। ये वाकई सवाल है। लेकिन अजय धवले जी, सरकारें भले ही कुछ भी आप दलील दे लें, लेकिन क्या जिम्मेदारी से बच सकती हैं क्या सरकारें? जी निश्चित रूप से नहीं प्रशांत जी, ये नैतिक दायित्व हमारा है। इस प्रकार से जो अपराध कर रहे हैं और जघन्य अपराध जो कर रहे हैं उनको सजा दिलाना और उन सजा को एग्जीक्यूशन तक के लेके जाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन आज प्रश्न ये नहीं है प्रशांत जी कि यहां कांग्रेस भाजपा किया जाए या पक्ष विपक्ष किया जाए। विभा जी खुद एक जनप्रतिनिधि रही है, वो जानती है कि उनकी भी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, तो सरकारों को सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इन संवेदनशील विषयों पर राजनीति से परे डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग होने की आवश्यकता है। और आज हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें हमने हमेशा से देखा है कि दो अप्रोच होते हैं। एक तो डिटरेंट अप्रोच होता है, अपराधी के लिए इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए कि उसको कानून का डर लगे। दूसरा एक अप्रोच हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको मानता है वो है रिफॉर्मेटिव अप्रोच, कि अपराधी को अवसर दिया जाए जिससे वो, यदि उसने कोई अपराध किया है, वो अपराध से यदि ठीक हो सकता है तो उसको ठीक किया जाए। तो आज हमारी जो दोधारी तलवार में हम फंसे हैं, उस दोधारी तलवार से समाज और सरकार जब एक मंच पे आएंगे कि इन प्रकार के घटनाओं के लिए क्या टॉलरेंस होना चाहिए, सरकार विपक्ष को भी साथ ले लीजिए। निश्चित रूप से इस प्रकार के घटनाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और हमारी सरकार इस बात के प्रति मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है, देश की जनता को आश्वस्त करती है कि जघन्य अपराधों के अपराधियों को जो उन्होंने पाशवीय कार्य किए हैं उनके लिए उनको सजा मिलेगी, उस सजा को एग्जीक्यूशन तक के लेके जाने का प्रावधान किए। ठीक बात है, बहुत सारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि नियम कानून या सोशल मीडिया या फिर नेट किसको प्रोवाइड हो, कैसे प्रोवाइड ना हो, बच्चों के पास
क्या क्या हो, स्कूल में उन्हें मोबाइल ले जाने की परमिशन हो या ना हो, अगर मोबाइल ले जा रहे हैं तो फिर स्मार्टफोन हो ना हो, ये बहुत सारी चीजें सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। इतना अधिकार कम से कम सरकार को होता है। प्रियंका राणा जी, फिर आ रहा हूं, इतना तो खैर मां बाप को भी देखना होगा कि जो नाबालिग बच्चे हैं, फ्री नेट ना हो उनके पास, उनके हाथ में कुछ भी देखने का, कि आपने एक क्लिक किया और आप कुछ भी आपके हाथ में देखने को मिल जाए, यह भी एक बड़ा कारण है। प्रियंका जी। बिल्कुल। और प्रशांत जी, जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी के अंदर घटना हुई, ये एग्जाम्पल है किस तरह से नशा जो है, नशों में आपके डाला जा रहा है। 17 साल का बच्चा किस तरह से इजिली अल्कोहल का सेवन कर सकता है, और शादी के बाद उसने ये शराब पी और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। और इस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, नशा फैल रहा है, लेकिन वही दूसरे प्रदेशों के अंदर जब इस तरह की बात होती है, शराब घोटाला होता है या कुछ है, तो बहुत राजनीति होती है। तो मैं ये कहूंगी समाज जरूरी है, समाज में हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारें कानून बनाती है, कानून का इंप्लीमेंटेशन सरकार करा सकती है, पुलिस प्रशासन करवा सकता है। कई केसेस ऐसे होते हैं जो दम तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर एफआईआर कंप्लेन नहीं लिखी जाती है, पहले ही आपका समझौता कराने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं। पॉर्न जो वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, आरजीकर एक बड़ा एग्जाम्पल है किस तरह से पॉर्न वीडियो देख करके अश्लील चीजें देखी जाती हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारा कितनी हमने डिबेट की है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप क्या परोसते हैं और किस तरह का चीजों का जो इंप्रेशन है वो लोगों के दिमागों पे पड़ता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, और उसी के चलते इस तरह की घटनाएं अंजाम होती हैं। लेकिन राजनीति होती है, जब आपके प्रदेश में होता है तो आप कहते हैं राजनीति मत कीजिए, लेकिन वही दूसरे प्रदेशों में होता है तो आप लोग राजनीति करते हैं। मेरी पार्टी तेरी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। जी ठीक बात है विभा पटेल जी, ये बात भी जो निकल कर आएगी, भाई अपराध, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं इसमें नशा भी एक बड़ा कारण है, और नशे पर काबू करना कि कौन नशा कर रहा है कौन नहीं करना, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। विभा जी। देखिए प्रशांत जी, निश्चित तौर से मैंने जो नशे की बात की, आज नशे का व्यापार, आज आप भोपाल की बात करें, शिवपुरी की बात करें, ग्वालियर, नरसिंहपुर, कहीं की भी बात करिए, आज जिस तरह से खुलेआम नशा लोगों को उपलब्ध है, हर तरह का नशा, केवल हम शराब की बात नहीं कर रहे, हर तरह के नशे की मैं बात करती हूँ, और इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की होती है, शासन में बैठे हुए लोगों की होती है। जिस तरह से हम आज ये बात करते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम बात करते हैं शिक्षित होना चाहिए। आज आप देखिए शिक्षा किस तरह से शिक्षित किया जाए। जो बच्चा यदि सरकारी स्कूल में उपलब्ध ही नहीं है, उसको बच्चा स्कूल गया ही नहीं है, और आज अगर बुजुर्ग इस तरह के कृत्य अंजाम दे रहा है, तो फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है कि हम केवल और केवल शिक्षा की बात नहीं कर सकते। देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे पुरुष हो महिला हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चियां किस तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप तारीफ और वाह शासन में बैठे लोग लेना चाहते हैं, तो फिर इस बात की जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी होगी कि आखिर राज्य में बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है, और जिम्मेदारी उसी की होती है जो शासन में बैठा होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, शासन में बैठे शख्स की जिम्मेदारी बड़ी है। अजय धवले जी, थोड़ा सा हम और इस मामले को विस्तारित करें तो भाई नशा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तमाम तरह के नशे, चाहे वो एमडीएम ड्रग्स हो या दूसरे तरह के नशे, सूखे नशे, जो जिनको इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है, किया ही नहीं जा सकता, वो आज पबों में परोसे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डांस डिस्कोथेक में परोसे जा रहे हैं। बच्चियां नहीं, वहां तो महिलाएं भी, युवतियां भी, सभी असुरक्षित हैं। प्रशांत जी, आपने देखा है कि आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जब जब ऐसे प्रकरण हमारे समक्ष आए, उनके विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उन अपराधों को ध्वस्त करने के लिए, ये जो नेक्सस को तोड़ने के लिए काम किया है। चाहे हम जो मध्य प्रदेश में एमडीएम का ड्रग्स सिंडिकेट था, इंदौर में जो ड्रग्स के जो लोग पकड़े गए ड्रग्स बेचते हुए, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई है और कठोर से कठोर कार्य की है। एनसीबी अपनी कार्रवाइयां कर रही है, और निश्चित रूप से हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच रहे। लेकिन आज आप देखेंगे कि सरकार एक वेल विद इन इंटेंट के साथ में जा रही है, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में इस कानून का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी अधिक है। आप घर तोड़ते हो, यदि उसमें राजनीति कोई किस तरह की कार्रवाई आप करते हैं, आप घर गिराते हैं, सरकारों में उनकी जिम्मेदारी है। इन प्रकरणों को यदि भाजपा कांग्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से जो अपराधी जिनको बचने की आवश्यकता है, विभाजी कुछ कहना चाहती हैं, ऐसे विषयों पर विभाजी
ऐसे विषयों पर बच्चा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही है, 15 महीने के लिए भी आपकी सरकार थी। ये अपराधी किसी भी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस के, उनके विरुद्ध कार्रवाइयां होनी चाहिए जो भी इसके। अच्छा ठीक है, ठीक ये कार्रवाई समझ गए, ठीक है। अपराध जो अगर कहीं नशा वितरित हो रहा तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन विभा जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, जुवेनाइल एक्ट का जिक्र हो रहा था, अभी जो बहुत सारे प्रकरण आए उनमें नाबालिग भी हैं। जुवेनाइल एक्ट में कम से कम कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि वाकई अगर जघन्य अपराध हो तो फिर जुवेनाइल की तरह उसे कम से कम ट्रीट बिल्कुल भी ना किया जाए। विभा जी, निश्चित तौर से देखिए, जुवेनाइल एक्ट का लाभ हमने देखा, जैसे कि मुझसे पहले कंचन जी ने किया इस बात का उल्लेख कि जुवेनाइल एक्ट का लाभ लेकर किस तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, इसमें बहुत ही हमारे कानून में कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि हम वास्तव में उस दोराहे पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जुवेनाइल एक्ट की आड़ में अपराधियों को बचाया जाना नहीं चाहिए। नशे पर रोक लगनी चाहिए और जिस तरह से प्रावधानों की बात हो रही है, प्रावधानों से नहीं होगा, उनको हम लागू किस तरह से करते हैं, किस तरह से कार्रवाई सही तरीके से होती है, केवल और केवल बात इस पर है। जब तक कार्रवाई सही दिशा में नहीं जाएगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों को कानून का भय नहीं होगा, तब तक हम रोक नहीं लगा सकते, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी, ठीक बात है। कंचन तिवारी जी के पास जाऊंगा। कंचन तिवारी जी, सोशल अवेयरनेस भी जरूरी है और कानून का डर भी जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही कहा। सोशल अवेयरनेस, हम अगर आप ये देखें, अगर जैसे हम लोगों ने टीवी की बात की, फोन की बात की, इंटरनेट की बात की, उसका हम मिसयूज ही क्यों करते हैं? अगर मूवीज आ रही हैं तो हम इन सब चीजों पे, इन सब टॉपिक्स पे मूवीज क्यों नहीं बना रहे, ताकि हमारी जो पब्लिक है, जनता है, वो सबसे ज्यादा मूवीज देखती है, सबसे ज्यादा अपने आप को उससे एंटरटेन करती है। तो उनसे सीखें, एक्ट्रेस से सीखें, एक्टर से सीखें और चीजें अपनी मतलब सही करें। कंचन जी, आज मोबाइल हर किसी के हाथ में, उस पर रील्स बनाए जा रहे हैं और वो बद्दी रील्स, या हम कहें ऐसी रील्स जो शायद देखी नहीं जा सकती हैं, वो बच्चों के हाथों में मोबाइल है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सभी तरह का कंटेंट देख रहे हैं। सीरीज, वेब सीरीज जो आ रही हैं, उनमें जो कंटेंट है वो भी छुपा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अब लेकिन आप बस ये समझिए, अगर सरकार इस पे नियम लगाती भी है कि ठीक है 18 साल के ऊपर के बच्चे ही देखेंगे, तो क्या गारंटी है पेरेंट्स उनको नहीं देंगे फोन? दे सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हमारी पेरेंटिंग से पहली चीज पेरेंट्स, तो माँ बाप से शुरू होती है ना, माँ बाप से स्कूल से ये शिक्षा शुरू होती है ना। प्रियंका राणा जी, सेंसरशिप बनी हुई है मूवी के लिए। अगर मूवी स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, वेब सीरीज आ रही है, उसके लिए कोई अलग से सेंसरशिप नहीं है। कोई सोशल मीडिया पर कंटेंट आ रहा है, उसके लिए कोई सेंसरशिप नहीं है अभी भी। और प्रशांत जी, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, अभी आपने सुना होगा रणवीर अलाहाबादी का किस तरह के स्टेटमेंट आए, किस तरह से कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन कंट्रोवर्सी होती है, फिर थोड़े दिनों बाद वो जो है मामला रफा दफा हो जाता है। बात आती है जुवेनाइल एक्ट की। अब आप ये सोचिए, एक इंसान जो रेप करने में सक्षम है, आखिर वो क्यों सजा का हकदार नहीं है? इस पर क्यों सदन में बात नहीं होती है? सिर्फ राजनीति की होती है। अभी मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी उनसे भी पूछना चाहूंगी कि एक ओपोजिशन होने के नाते कि आप सदन में या कहीं अगर अपराध कर रहा है, चाहे उस पर आवाज कितनी उठाते हैं, और जुवेनाइल डिस्कशन हुआ तो फिर उसे सजा होनी ही चाहिए। मैं प्रियंका राणा जी की जानकारी देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया है। प्रियंका जी मैं पूछती हूँ, सदन के अंदर कितनी बार कहा कि इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए? प्रियंका जी, चिल्लाना मुझे भी आता है। आप सरकार है, केवल सच आवाज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या करवाना चाहिए? सामूहिक जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष पर दबाव बनाना भी है, अगर शासन में बैठे लोग हैं, उन्हें कार्रवाई करनी होगी। एक्शन ले सकता है। चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन आज फिर भी सार्थक चर्चा हुई है और हम मानते हैं, आशा करते हैं कि कुछ निकलना जरूर चाहिए, सरकार तक भी संदेश पहुंचना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।